जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और इस वीक में जो है स्टॉक मार्केट 4 दिन थे ट्रेडिंग डेज़ और एक छुट्टी भी थी बीच में। तो तकरीबन मार्केट जो है 114,000 से गिरती हुई तकरीबन अब 110 पे आ चुकी हुई है। ऑलरेडी थोड़ा-सा हमने ये भी कहा था कि मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगी और ये भी फराज भाई ने कहा था कि मार्केट जो है अगर जनवरी के मंथ के अंदर रेड क्लोज़ होती है तो फ़रवरी का जो क्लोजिंग होती है वो ज़्यादातर आपकी ग्रीन होती है। सो स्टार्ट करते हैं फराज भाई की तरफ चलते हैं। जी फराज भाई, आप ऐसे ही देख रहे हो मार्केट को? ये मार्केट जो क्लोज होगी वो हमारी बुलिश ही होगी और रेंज बाउंड जो हमने बताया था स्टूडेंट्स को, मुझे लग रहा है कि हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक वैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, ऑल्दो इट्स अ स्मॉल वीक। लेकिन क्या लग रहा है आपको? जी, बिल्कुल अमार। जिस तरीके से हम पहले डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, हमने जनवरी के शुरू में ही कह दिया था कि अब यहाँ से मार्केट आपकी रेंज बाउंड हो सकती है, एक्सपेक्ट करें। और ये आपकी कंसोलिडेशन जो फेज़ है वो मिड ऑफ मार्च में जाके कहीं पूरा होगा। हम उसी रेंज बाउंड एक्टिविटी को बेसिकली प्ले करना चाह रहे थे। और जो हमारी सीजनल्स के ऊपर जनवरी की क्लोजिंग नेगेटिव थी, हो सकता है आपके प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि फेब की क्लोजिंग अच्छी पॉजिटिव बंद हो, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेड रैली नहीं आप वो कर सकते कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी हो। हमने यही कहा था कि रेंज बाउंड ही एक्टिविटी रहेगी और जो हमारे स्टांस रहा पिछले 3-4 हफ्तों से वो यही था। शुरू में जब साल शुरू हुआ था मैं बार-बार कह रहा था 25% कैश पे आ जाए, 50% कैश पे आ जाए। फिर जो हम टॉपिक्स बता रहे थे उसमें हमने बाय लिमिट ऑर्डर्स लगवाए थे कि नीचे आए तो बाय कीजिएगा, फिर नीचे आए बाय 2 पे बाय कीजिएगा। सो ये जो रेंज बाउंड एक्टिविटी है इसको भी प्ले करने का तरीका होता है और इसमें आपने कंसोलिडेशन में जाके उस फेज के अंदर अपनी वैल्यू बाइंग्स करनी है। और एक वर्ड मैं बार बार यूज करता हुआ आ रहा हूँ पिछले 2-3 हफ्तों से कि मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट करेगी, तो उस पर परेशान नहीं होना। ये अच्छी चीज है कि अगर आपकी ये जो रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है ये आगे नई तेजी की तैयारी होती है बेसिकली। सो ये था। बाकी कुछ हमारे इसी टाइम के दौरान जो हमने कॉल्स दी हैं पिछले 3-4 हफ्तों में, उनमें से कुछ एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर आए जो हमने सजेस्ट किए थे और वहीं से बाउंस करके टीपीस को भी हिट किए। उन चार्ट्स को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, मैं पहले एक अभी छोटी सी एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ बिकॉज वी आर हियर एट दिस मोमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। हम यहाँ पे कराची में अवेलेबल हैं, मैं भी फराज भी। और जो जर के प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको सैटरडे वाले दिन जो ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग हमारा एक इवेंट हो रहा है मनी मैटर्स के नाम से, सरमाया स्पॉन्सरिंग दैट इवेंट। सारे म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं, हम लोग भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो ऑन सैटरडे तो आप लोग संडे को भी विजिट कर सकते हैं। वैसे सैटरडे को हमने अनाउंसमेंट कर दी थी ऑन आवर समाज कम्युनिटी एज वेल, डिस्कॉर्ड के ऊपर भी हमने बता दिया था कि हम सैटरडे एंड संडे को वी विल बी अवेलेबल। बल्कि सैटरडे वाले दिन हमारा स्पीच भी है, सो यू कैन कम। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं संडे वाले दिन भी आप लोग देख सकते हैं। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीए शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा अमार, AICL हमने सजेस्ट किया था, ये तकरीबन 16 जैन को कहा था कि 51 पे चल रहा था, कहा यह गया था कि 47 पे आए तो बाय कीजिएगा और फिर ये बढ़ जाएगा। उस टाइम करंट प्राइस के ऊपर बाय नहीं करने को कहा था। अब ये एग्जैक्टली उन्हीं उसी रेंज में आके अब ये TP1 की तरफ मूव कर रहे हैं। सो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे डेफिनेटली वो इस टाइम प्रॉफिट में चल रहे होंगे। सेम इज द केस विद फिरोज लेबोरेटरीज। ये भी हमने यहीं पे सजेस्ट किया था कि यार उस टाइम 332 चल रहा था, मैंने कहा था 320s में यहाँ पे बाय कीजिएगा एंड देन आप एक्सपेक्ट करें TP1 जो 356 है उसको भी जाके हिट करेगा और फिर ये फर्दर बढ़ भी सकता है। और ऐसे ही हुआ, एग्जैक्टली उसी रेंज में आके इसने उस सपोर्ट जोन को टेस्ट किया। जिन लोगों ने 320s पे ऑर्डर लगाए होंगे डेफिनेटली ट्रिगर होके फर्स्ट TP 356 की हिट होगी। इस रेंज बाउंड एक्टिविटी ने भी ये 10% की ट्रेड यहाँ पे बन चुकी है। इसी तरीके से लकी सीमेंट, जिस टाइम ये 1100 पे था, कहा गया था कि बाय कर लें इसको, ये 1225 पे जाके अपना TP हिट करा देगा और वैसे ही हुआ। इसने
जाके अपनी फर्स्ट टीपी को हिट कराए। फिर जो हाईलाइट है पिछले वीक की वो पाउंड यूएसडी थी। इसमें मैंने ये कहा था कि थर्सडे से पहले अगर आपको ये 1.23250 पे मिले तो बाय करें। स्टॉप लॉस आपका 2230 का होगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 लग जाए। और अगर ये थर्सडे से पहले 25200 होता है वहाँ पे सेल करें तो ये नीचे आ जाएगा। मज़े की बात बताऊँ, दोनों तरफ की ट्रेड्स प्ले हुई हैं और थर्सडे से पहले इसने दोनों तरफ की राइट्स कराएंगे। पहले बाय लिमिट ट्रिगर करा के एग्जैक्टली जो हमारे टारगेट्स थे 25200 के उधर हिट किया, वहीं से अगर आप शॉर्ट होते तो इस टाइम ये आपकी दोबारा वहाँ से 1200 पे 120 पिप्स नीचे के और 200 पिप्स ऊपर के। सो मेरे ख्याल में ये हाईलाइट ऑफ द वीक थी कि जिसने जीयू को इस टाइम ट्रेड किया वो मैसिव राइट्स इस पे दोनों साइड से प्ले कर चुका हो। सो ओवरऑल हमार जो हम सजेस्ट कर रहे थे रेंज बाउंड एक्टिविटी एंड देन जीयू की ट्रेड हाईलाइट थी। सो अभी तक ऐसे ही चल रहा है। जो हमारे एनालिसिस हैं मेरे ख्याल में वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी आप बताएं मैक्रोस की तरफ कुछ चेंजेस हैं फंडामेंटल्स। लोग बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं मार्केट को लेके और मैं तो ये देख भी रहा था कुछ लोग कह रहे हैं जब से हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया मार्केट नीचे आने लगी है और ब्लेम करते हो उन गुरुज पे जो बेसिकली ये कह रहे हो कि ऑल टाइम हाई जाएगा, ब्रेक होगा। हम भी यही कह रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं, हमारे स्थान से ही है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि अब फ्रस्ट्रेटिंग फेज चल रहा है पिछले 1 महीने से और ये एक्सपेक्ट करें कि 40-45 डे शायद और चले। सो इसमें यहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स की पेशेंस का टेस्ट होता है क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके रिजल्ट्स फिर थोड़ी देर के बाद आना शुरू होते हैं। सो हमारे अभी ऐसी कोई मैक्रोस के ऊपर ऐसी कोई चेंजेस हैं जिस पे लोग परेशान हो रहे हैं या होना बनता है इनका? बिल्कुल भी ऐसे चेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं है और हम इसको थोड़ा वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं। दूसरी बात जो आप अभी बता रहे हैं ना, जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन जो स्टेज होती है वो हर कैपिटल मार्केट में आती है। एंड गुड थिंग अबाउट ट्रेडिंग इज कि आप किसी भी मार्केट में जाके उसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे पाउंड यूएसडी की आपने बात की, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे अगर नहीं बन रहे या लेट्स सपोज वो रेंज बाउंड आपको नजर आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, क्या आप फॉरेक्स में चले जाओ, फॉरेक्स में ट्रेड कर लें, क्रिप्टो में जा सकते हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर लें, तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, दूसरी बात मैं तो आप ये बिलीव करता हूँ कि आप बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस कर रहे हो। देखिए इस तरह की मार्केट में भी आपने दिखाया, फिरोज ने भी टीपी एड करवाया है, लकी सीमेंट ने भी टीपी एड कराया, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट के अंदर भी आप ऐसी स्क्रिप्ट्स को ढूंढ लेना जिसके रिजल्ट्स बहुत फिनोमिनल होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। पेड गुरुज भी मेरे ख्याल से हमारे ही शो देख के आगे अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं बहरहाल लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के आप अच्छी ट्रेड्स पिक करना ये एक आर्ट है। चलें मूविंग टू आवर एनालिसिस और इस दफ़ा हम थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट टाइम जो डेवलपमेंट्स थी उसमें एक दो छोटी छोटी सी नेगेटिव चीज़ें थी लेकिन बहुत ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं थी। तो सबसे पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी रेट को कट किया टूवर्ड्स 12%। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। रिजर्व जो है वो तकरीबन $13 बिलियन तक आपके जा चुके हैं by the end of January 2025 due to higher than projected remittances। ठीक है, करंट अकाउंट जो है वो आपका सरप्लस में था और आपकी जो गैस की प्राइसेस है, गैस टैरिफ जो है ये बढ़ाया गया है और ये IMF की एक कंडीशन भी है कि आप गैस की जो प्राइसेस है इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाएंगे टूवर्ड्स द इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स को ये कह दिया गया। अच्छा, जो फेड है और अभी रिसेंटली खबर ये भी आ रही थी कि इस पर थोड़ा सा अभी बातचीत चल रही है कि हो सकता है इसको डिले कर देंगे, हो सकता है कि ये डिले ना हो और इसको कैरी फॉरवर्ड करें बिकॉज दिस इज अगेन IMF की कंडीशन। और ओवरऑल वैसे भी एनर्जी की जो प्राइसेस चल रही हैं वो भी तकरीबन इतनी ही चल रही हैं जितनी इसकी प्राइस बढ़ाने के बाद जो है वो प्राइसेस आपकी पड़ेंगी। फेड कीप्स द करंट रेट कांस्टेंट, नो क्लैरिटी अबाउट फ्यूचर एडवांस GDP, ये हमने बात की थी। फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को नहीं कम किया लेकिन आगे फर्दर जो है फ्यूचर के बारे में इतना कोई क्लैरिटी नहीं दी कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। और इससे जो स्टॉक मार्केट के अंदर आप थोड़ा बहुत हल्की फुल्की से आपने देखी है कि रेंज बाउंड टाइप वहां पे भी रही है। ठीक, देन उसके बाद डीप सीक ने एक पूरी हलचल मचा दी थी पूरी दुनिया के अंदर। एक चाइना की जो कंपनी है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया वर्जन निकाला है जो जाके ChatGPT को हिट कर रहा है और बाकी जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी USA के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे 20 टाइम्स कम प्राइस में इसको लॉन्च किया है। तो पूरी इंडस्ट्री इस टाइम हिल चुकी है। अब ये देखना है कि ChatGPT उसको कैसे आगे लेके चलता है या जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेवलपमेंट हो रही है वो कैसे होगी। अच्छा, इस वीक की डेवलपर्स देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। स्टेट बैंक के रिजर्व जो है थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं
टुवर्ड्स 11.4 बिलियन और इम्पोर्ट कवर अगेन 2.7 मंथ्स पे जा चुका था, 2.4 मंथ्स पे तकरीबन ये आ चुका है। थोड़ा सा नीचे हो क्योंकि अब जो है पाकिस्तान की थोड़ी सी आपकी लोन की पेमेंट्स वगैरह भी हैं, तो थोड़ी वो भी चल रही हैं आपकी। अच्छा, करंट अकाउंट इन इज सरप्लस फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर इन दिसंबर 2024, जो आपका दिसंबर 2024 गुजरा था, उसमें जो करंट अकाउंट का आपका नंबर है और सरप्लस था। सो इसका मतलब है अगेन आपके हालात जो है काफ़ी बेहतर हैं। जनवरी की 2025 की जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 4.1% यहाँ मैंने गलत दिख दिया, 2.4% आ गया। सो 2.4% जो है वो काफ़ी ही ज़बरदस्त आपकी इन्फ्लेशन आ चुकी है। सो हालात आपके काफ़ी हद तक बेहतर हैं एंड आई थिंक कि आगे भी इन्फ्लेशन आपकी नीचे ही रहेगी। हल्का बुल्का अगर अपटिक आता भी है तो इतने मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्टेट बैंक और पाकिस्तान का जो टारगेट होता है इन्फ्लेशन टारगेट, वो 5 to 7% है। तो अभी भी बहुत अच्छी हालात के सिचुएशन हमारी चल रही है। पाकिस्तान लाइकली टू मीट IMF टेक्स्ट टू GDP टारगेट ऑफ 10.6% फॉर फिस्कल ईयर 25। सो IMF ने टारगेट दिया था कि आप तकरीबन 10.6% अपना जो टारगेट है वो अचीव आपने करना है, और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल पूरा जो आपका फिस्कल 2025 यानी कि जुलाई 2025 तक जो है आपके ये टारगेट अचीव हो जाएगा, आप अपना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। ऑल्दो अभी जो है थोड़े से मार्जिन से अभी आपका टैक्स ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ, मजीद थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी FBR को, लेकिन बाकी जो टारगेट जो है ओवरऑल जो है वो अचीव की बातें हो रही हैं। अगेन ये हम जो आप पॉजिटिव खबर बता रहे हैं ये आपको न्यूज़ में नहीं मिलेगी। न्यूज़ में आपको यही बताया जाएगा जी आपका जो है आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, FBR ने नहीं किया, लेकिन लाइकली टू मीट IMF का जो टारगेट है वो आगे इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट जो है वो तकरीबन आप डिस्पैचेस उसके इंक्रीज किए हैं 14.4% ईयर ऑन ईयर देखा जाए, और पिछले 7 महीनों में देखा जाए थोड़ा सा माइनर 2% का डिक्लाइन है। ओवरऑल एक्टिविटी आगे जाके बढ़ेगी। अभी हाउसिंग के ऊपर रिसेंटली थोड़ी सा अनाउंसमेंट भी की थी शहबाज शरीफ ने कि हम जो 5 करोड़ से नीचे हाउसिंग है अब उनके ऊपर अगेन थोड़ा सा देखा नहीं जाएगा, वो जो एमएसटी स्कीम टाइप एक दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिटी अभी मिलनी है। क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद जो है आप इसके अंदर देख सकते और इजाफा देखेंगे। सीमेंट की सेल्स में आपको इजाफा नजर आएगा। अच्छा, साजगर ने रिकॉर्ड अपने वॉल्यूम सेल्स शो किए हैं। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, मेरे ख्याल से जब से हमने बुल्स MBA स्टार्ट किया तब से साजगर के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ कि एक ऐसी कंपनी है जिसका हाइब्रिड मॉडल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आगे अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया है। सो ये हेवल का जो हेवल की गाड़ियाँ अगेन बहुत ही अच्छी डिमांड में है। सो आई थिंक साजगर आगे जाके भी इट कैन बी ए वेरी गुड पिक, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है और बहुत सस्ता अवेलेबल है इन प्राइस। ठीक हो गया। और इसके बाद अगेन हम जो इस वीक का जो एनालिसिस करेंगे वो पेपर एंड बोर्ड पे करेंगे। लास्ट टाइम हमने पैकेजिंग को कवर किया था, तो ये आप ये समझेंगे कि इस वीक के अंदर जो पार्ट 2 होगा हम उसी को कवर करें। चलो, इससे पहले तो अगेन वी विल गेट बैक टू फराज भाई, और फराज भाई थोड़ा सा अपना KSE 100 का आउटलुक आप बता दें। तो हमारे मैक्रोस पे तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, और मतलब ऐसे है कि फंडामेंटल्स अल्लाह का शुक्र है हम ठीक ही हालात हैं अभी तक, और अल्लाह करे बेहतर ही रहें ऐसे। राइट नाउ जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से उसी तरीके से परफॉर्म हो रही है। ये मैंने पिछले 1-2 हफ्ते पहले भी बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था कि इस तरह के हम कंसोलिडेशन फेज़ में जा रहे हैं जो हमने दिसंबर 2023 से लेके फरवरी 24 तक देखा था। ये तकरीबन आपकी 53 डेज़ के सेशन से जिसमें कंसोलिडेशन चली थी हाइज लगाने के बाद, और अगर यही कंसोलिडेशन को मैं काउंट करूं इस पर्टिकुलर साइकिल्स के ऊपर तो ये तकरीबन 6 मार्च 7 मार्च तक ये चल रही है। अब अगर मैं 6-7 मार्च देखूं उसके बाद से हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बुल्स एंड बेयर्स के पॉइंट्स देखूं बुलिश इंडिकेशंस में, मेरे पास स्टिल हायर हाइज एंड हायर लोज लगे हुए हैं। लास्ट हायर लो जो 105 का है वो ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि जनवरी में अगर आपकी नेगेटिव क्लोजिंग है, 10 साल में 2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि नेगेटिव क्लोजिंग के बाद उसने पेप जो था वो पॉजिटिव क्लोज कर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, बस एक ग्रीन कैंडल थी जो कि रेंज बाउंड को ही इंडिकेट करती है। तो ये पॉइंट भी फेवर करता है बुल्स को, और हम यही एक्सपेक्ट करें। और अच्छी चीज़ है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की कंसोलिडेशन हो जाए। अगर ये 40-45 डेज़ की कंसोलिडेशन पूरी होती है, फिर यूजुअली जितने आपके स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 38% की फिबोनाची पे होंगे या 50% की रिट्रेसमेंट पर होंगे, या अपने अगर कोई हाइज को ब्रेक कर रहा है जो कि इस पूरे हफ्ते में नहीं नज़र आया, एक सिवाय सुनहरी बैंक के किसी और ने अपने नए हाइज को ब्रेक नहीं किया था। सो इस तरह के सेटअप जो आपको डिस्काउंटेड उस पर मिल रहे होंगे उन स्क्रिप्ट्स में काम करते हैं। अभी हम उन स्क्रिप्ट्स को भी देखते हैं।
अब बेयरिश इंडिकेशंस में एक जो शूटिंग स्टार बना था 2 जैन को, वो गले पड़ गई, हाँ ब्रेक नहीं हुआ वो हाई। सो इस तरह वहाँ पे वो था। बेयरिश डाइवर्जेंस ऑल्दो काफ़ी हद तक स्विंग होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर ये RSI के ऊपर कोई हिडन डाइवर्जेंस क्रिएट कर दे या नीचे आके कोई डाइवर्जेंस क्रिएट कर दे। बहरहाल इंडेक्स फिलहाल साइडवेज ही एक्टिविटी में नज़र आता है, और इसकी इस वीक जो सपोर्ट होगी वो 109,440 की जो थर्सडे का लो था, और फिर उसके बाद 107,600 के करीब जो एक सपोर्ट है, ये 2 सपोर्ट लेवल्स अच्छे बनते हैं। 105 इज़ अ वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर मार्केट में कोई प्रेशर आता है तो 105 तक आना चाहिए। यहाँ पे इस कंसोलिडेशन बॉक्स की लोअर लिमिट यानी कि बाय लिमिट को जाके ये इन लेवल्स को टेस्ट करें, देन फिर बाउंस करे। सो एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है वहाँ पे अगर ये 105 के करीब आता है। बाकी रही बात रेजिस्टेंस की, ये ठीक लेवल्स हैं, 113 और 115 के करीब ऊपर जाती है तो ये रेजिस्टेंस नज़र आएगी। और एक हमने स्टॉप लॉस लेवल अपने लिए डिफाइन किया था कि 105 अगर ब्रेक होता है तो फिर ये जो काफ़ी नीचे जा सकता है इंडेक्स, जो लास्ट टाइम हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि 25-30% की करेक्शन भी मार्केट में आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि फ़रवरी की जो रेंज बाउंड एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें इतनी बड़ी करेक्शंस अब शायद ना हो, क्योंकि ये जो स्लो पॉइजनिंग हुई है इंडेक्स में पिछले 15 से 20 दिन के अंदर, ये काफ़ी होती है। या तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से टूट जाए, नीचे आए करेक्शंस में, या ये स्लो पॉइजनिंग के थ्रू कंसोलिडेशन साइडवेज हो जाए। सो मेरे ख्याल में अब इतनी बड़ी करेक्शन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। साइडवेज ज़रूर कर सकते हैं, और ये जो साइडवेज फेज़ होता है ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोग हर रोज़ रेट्स देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार मेरा शेयर नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, तो ये तंग कर सकता है। अगर आप ये अपना माइंडसेट बना के बैठते हैं कि यार मैं एटलीस्ट अप्रैल तक देखूंगा या जून तक देखूंगा मार्केट को, तो उस टाइम आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके स्टॉक्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। सो फिलहाल इस तरह के सेटअप्स देखें जहाँ पे आपको वैल्यू बाइंग्स नज़र आए, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में मार्केट ठीक है, रेंज बाउंड होना चाहिए। कुछ अर्सा और चल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर अगर ये अपने हाइस को ब्रेक करती है तो फिर फर्दर बहुत अच्छी रैली करेगी, और फिर उस टाइम जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ जाएगी, और फिर यही सोच रहे होंगे जो वैल्यू बाइंग्स में अच्छे स्टॉक्स मिल रहे थे, सस्ते मिल रहे थे, उस टाइम क्यों नहीं खरीद। सो ओवरऑल हमारा ये है। बाकी आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। परफेक्ट हो गया। चलें, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन सेक्टर। और वैसे भी आपने जो अभी तक जितने भी बताए हैं, देखिए ओवरऑल यहाँ पे मैं वैसे दिखा भी देता, मैंने थोड़ी देर पहले मैं इसको रिव्यू कर रहा था कि ओवरऑल जो मेरे स्टॉक्स हैं वो तकरीबन कितने नीचे गए हैं। सो ये देखिए ओवरऑल KSE 100 अभी कुछ अर्सा पहले जो हमने दिखाया था, तकरीबन हमारा साइक्लिकल्स का जो पोर्टफोलियो था 7%, 7.5% तक ऊपर जा चुका था। मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है तो ये तकरीबन ही पोर्टफोलियो हमारा 3% पे अभी भी सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल KSE 100 वापस बैक टू इट्स 0%। ये 26 दिसंबर से मैंने इसका प्राइस लिया हुआ है, तो अभी भी काफ़ी हद तक हालात बेहतर है। अगर जिन्होंने अच्छी पिकिंग्स की हुई है, जिनको थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस का पता है, तो अगर और मजीद इसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक इनमें काफ़ी ज़बरदस्त एनालिसिस आपको नजर आती है। देखिए KTML ने 20% परफॉर्म किया, टेक्सटाइल में मेरी पिक थी। टेक्सटाइल में से देखिए इंटरलूप वगैरह को मैंने पिक नहीं किया था। अगेन लोड्स जो है वो बड़ा अच्छा एक बिजनेस है, क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर जैसे ही परफॉर्म करेगा, चाहे आपकी साजगर की गाड़ियां बिक रही हैं, इंडस मोटर की बिक रही है, आप तो कहीं ना कहीं से आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है इसको फायदा लोड्स को होना है, क्योंकि अभी ये ऑटो असेंबली के जो पार्ट्स हैं वो ऑटो पार्ट्स वगैरह जो है वो काम करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली होती है कि अच्छी पिकिंग्स करेंगे। जिसने शिफा इंटरनेशनल उठाया होगा उसको भी अभी भी उसका रिटर्न 18% है, लेकिन ओवरऑल सारा आपको पोर्टफोलियो देखना चाहिए। मैंने तो खैर ये 25 पिक्स बताए थे, वो सारों का कंबाइन करके तकरीबन 3% है। लेकिन अगर इसमें से भी आप थोड़ा सा बिजनेस को समझते हैं, सो अच्छी पिकिंग्स करके भी तब भी यू कैन जनरेट गुड रिटर्न्स। चलें, अब मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर पेपर एंड बोर्ड। सो ये पैकेजिंग हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो इसको मैं थोड़ा सा फोकस हम इस पे करते हैं कि ओवरऑल ये बिजनेसेस करते क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। फाइनेंशियल्स वगैरह को एज यूजुअल जो हम लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल्स को हमने इतना डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ हम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपर एंड बोर्ड के अंदर आपके जो सबसे मेन होता है राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स, ये आते हैं आपके। इसमें आपने देखा होगा पेपर कोई अच्छा पेपर होता है, कोई हल्का पेपर होता है। जो आप आम शॉप्स पे देखते हैं, जो कि रेगुलर दुकानदार वगैरह होते हैं, वो एक हल्का कागज वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर बिल वगैरह जो बना रहे थे वो हल्का होता है।
जैसे अब स्कूल के अगर आप देखें तो जो प्राइवेट स्कूल है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट कॉपीज ऐसी यूज़ करते हैं जिसमें पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो उस तरह के पेपर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके इसमें कैटेगरीज होती है। सो मशीन फिनिश पेपर आता है उसमें, ठीक है, मशीन ग्लेज पेपर आता है आपका, कोटेड पैकेजिंग बोर्ड्स होते हैं, अनकोटेड बोर्ड्स होते हैं, कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं, क्राफ्ट पेपर होता है, रिसाइकिल पेपर बोर्ड होता है, ये सारे होते हैं, ठीक है। अब ये सारे प्रिंटिंग कहाँ पे यूज होंगे? प्रिंटिंग, ऑफिस यूज, एजुकेशन, स्कूल वगैरह में या इंडस्ट्रियल पैकेजिंग वगैरह में यूज होते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल पेपर्स ये भी आते हैं आपके। अब ये क्या होता है? जो आपके बैंक नोट होते हैं, जो आप कागज यूज करते हैं, कि कुछ कंपनीज ऐसी भी पाकिस्तान के अंदर तो वो सिर्फ बनाती ही वही है, ठीक। तो वो अगेन बड़ी अच्छी एक आपको नजर आएगा बैंक नोट पेपर आपके पास होता है। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आप देखेंगे, कागज होता है एक बहुत मतलब हार्ड कागज होता है, उसमें आपको जो भी डिग्री वगैरह होती है वो सारी आपकी इसमें शामिल होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में प्राइस बॉन्ड्स आते हैं आपके, चेक पेपर्स आते हैं, पासपोर्ट पेपर आते हैं, वो सारे होते हैं। अदर सिक्योरिटी पेपर्स में आपके स्टैम्प पेपर्स आते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये सारे आपके शामिल होते हैं। एप्लीकेशंस का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन में आपके यूज होते हैं। सो ये सारे आपके यूज होते हैं। बैकग्राउंड में जो है फराज भाई देख रहे हैं टाइम को बड़ा जबरदस्त यूटिलाइज कर रहे हैं और ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हैं। सो ये होता है, देखिए अगेन आप टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, दिस इज अप टू यू, ठीक है। ये टाइम जितना आप डिले करते जाते हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपका कैश पड़ा रहेगा बैंक के अंदर। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, लाइक फराज भाई देखिए बैठ के पीछे बैकग्राउंड से देख रहे हैं किस तरीके से invest। अमार, मैं आपकी प्रेजेंटेशन सुन भी रहा हूँ, साथ में ट्रेड्स भी ओपन कर रहा हूँ। सो मैंने कहा आपकी प्रेजेंटेशन 30 मिनट्स होगी, मैं 30 मिनट्स क्यों वेस्ट करूँ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आते हैं। सो ऑटोमेटिव पार्ट्स के अंदर प्लास्टिक कंपोनेंट्स फॉर व्हीकल्स, ये आपके जो हम अभी पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के अंदर कुछ कंपनीज हमारी ये भी आती हैं। प्लास्टिक के कंपोनेंट जो आपकी गाड़ियों के अंदर यूज होते हैं, तो हमने एक बात की थी कि कुछ कंपनीज हमारी अवेलेबल हैं जो SPEL भी हैं, जो कि आगे जाके हम इसको देख भी लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज जो ये काम ये करती हैं। फिर मोल्ड्स एंड डाइज जो है, प्रिसीजन टूल फॉर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये भी बनाई है। कुछ कंपनीज होती हैं, ये कहाँ भी यूज होती हैं? ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल्स में आप देख सकते हो कि पॉलीमर एंड रेजिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और पॉलीमर्स के अंदर पॉलीप्रोपिलीन जो है ये बहुत ज्यादा कंपनीज यूज करती हैं। एक्रो, अब इसको न्यूट्रलाइज क्यों, मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा सा मेरी वीक ही आप समझे, तो ब्यूटेडाइन स्टाइरीन, मुझे थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस नहीं करना आता। पॉलीकार्बोनेट, ऑटोमेटिव पार्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह भी यूज होते हैं। फाइबर्स एंड पल्प जो है आपका, कॉटन एंड लिनन के जो फाइबर है वो सिक्योरिटी पेपर्स के अंदर थोड़ा सा यूज होता है। सो आप ये देख सकते हो कि ये आप जो भी कंपनी पढ़ोगे, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि बैक एंड से बिजनेस जो कंपनी कर रही है वो क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अगर वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के मार्जिन नीचे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही है ना, सिक्योरिटी एंड स्पेशलिटी फीचर्स को देखा जाए तो सिक्योरिटी थ्रेड्स के अंदर आपका पॉलिस्टर आता है, मेटालिक आता है, होलोग्राम्स और वाटरमार्क्स आते हैं। फिर यूवी विजिबल एंड कलर शिफ्टिंग इंक्स होती है आपकी, प्रोटेक्टिव पॉलीमर कोटिंग्स, ये सारी आपकी आती है। कहाँ पे अगेन यूज होती है? बैंक नोट्स पे होती है। जाहिर सी बात है अब बैंक नोट खुद से बनाने जाएंगे, उसका कलर तक जो है वो बड़ा गौर से देखा जाता है। अब ये जाहिर सी बात है, अब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट प्रिंटिंग का जो पेपर होता है वो एग्जैक्ट वही बनाता है। और ये भी ज़हन में रखिएगा, बैंक नोट जोन सी कंपनी बनाती है वो आम पब्लिक को वो वाला मटेरियल नहीं देगी, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। तो आप ये ना कोशिश कीजिएगा उन कंपनी के पास जाके मुझे हमें यही वाला आप बोर्ड देंगे, वो सिर्फ गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ है। कोटिंग्स एंड फाइबर्स बैरियर मटेरियल्स में आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड आता है, ये सिक्योरिटी पेपर्स में यूज होता है आपका। बाइंडर्स जो है वो आपके सिक्योरिटी पेपर्स में यूज होते हैं। स्पेशल प्रिंटिंग मटेरियल्स जो हैं आपके, ये सिक्योरिटी पेपर्स में यूज होंगे। मेटल एंड रीइंफोर्समेंट मटेरियल्स जो हैं, इसमें आपका टूल स्टील आता है, हार्डन्ड अलॉयज आते हैं, ये सारे आपके यूज होते हैं। अगेन ये ज्यादातर आपके ऑटोमेटिव पार्ट्स वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। पेपर एंड बोर्ड का प्रोडक्ट्स का जो लास्ट टाइम भी वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। आपके जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जिसपे वर्जिन पल्प आ गया, आपका केमिकल एडिटिव्स जो आपके अभी सारे हमने बात की है, बाइंडर्स, स्टार्क, फिलर्स वगैरह, ये सोर्स किए जाते हैं लोकल मिल्स एंड इंपोर्ट से। इसमें इंपोर्ट भी किया जाता है, यूरोप से, चाइना से, इंडोनेशिया से आते हैं ज़्यादातर जो आते हैं वो यहाँ पे। फिर हमारे आगे मैन्युफैक्चरिंग भी यूज होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में पहले पल्पिंग होती है, फिर उसकी ब्लीचिंग होती है ताकि उसका वाइट कागज बनाया जाए, और फिर उसके बाद फॉर्मिंग एंड प्रेसिंग की जाती है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसकी कैलेंडरिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी कोटिंग फॉर कोटेड बोर्ड्स, ग्लेजिंग फॉर MG पेपर्स, यानी कि ग्लेज, उसमें चमक, जो अगर आपके पेपर जो है वो चमक वाला है वो यूज किया जाता है, तो इसमें ये चीज ऐड की जाती है। मेजर प्लेयर्स इसमें से पैकेजेस है, सेंचुरी पेपर है, वो है
बुलिश पैकेजिंग इसमें आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के अंदर अगेन ये चीज़ आपके होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी जाती है, वो फिर कन्वर्ट होती है इन योर कटिंग, प्रिंटिंग एंड लैमिनेशन, या आपकी जो भी बॉक्स मेकिंग के अंदर ये चीज़ें यूज होती हैं वो सारी वहाँ पे होती है। इंडस्ट्री आपकी कौन सी है? FMCG आएंगी, फार्मास्यूटिकल्स आएंगी, पब्लिशिंग, ई-कॉमर्स होंगी, इंडस्ट्री इन पैकेजिंग होगी, वो सारी आएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल पेपर सिक्योरिटी है। फाइनेंशियल पेपर्स के अंदर अगर आ जाए तो रॉ मटेरियल में हाई ग्रेड कॉटन, वुड पल्प, आपका सारा जो यूज होता है, सिक्योरिटी पेपर्स, ये सारा जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। अगेन पल्पिंग से आपकी फॉर्मेशन होती है, फिर फॉर्मेशन के बाद सिक्योरिटी फीचर्स, वाटर मार्क्स, फाइबर्स, ड्राइंग एंड कटिंग, फिर उसके बाद होती है स्पेशल कोटिंग होती है, होलोग्राम, सिक्योरिटी थ्रेड्स, रिएक्टिव रिंग्स फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके बाद जो आपके पाकिस्तान के जो मेजर प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन है और एक SCPL है। सिक्योरिटी पेपर्स जो है वो भी इसमें शामिल है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के अंदर आपकी सप्लाई टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट बैंक है, नादरा है, अगेन वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आपकी वो अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो अवेलेबल है। प्रिंटिंग एंड कस्टमाइजेशन के अंदर आपकी डिजिटल वाटर मार्किंग, बैंकिंग, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह सारी आपकी आती है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं जो आपकी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर प्लास्टिक रेजिन वगैरह जो है, अगेन आपकी डिजाइन बनता है उसका। अब ये सारी वो वाली कंपनीज आ गई जो कि आपके प्लास्टिक बनाती हैं फॉर ऑटोमेटेड ऑटो कंपनीज, ठीक है। तो डिजाइन बनता है, फिर उसका मोल्डिंग होती है, फिर उसके मोल्डिंग के बाद फिनिशिंग बनती है। जो आप इतनी खूबसूरत गाड़ियां देखते हैं तो उसके दरवाजे जो हैं वो सारी ये कंपनीज बना रही होती हैं, ठीक है। फिर डिजाइन होता है, फिर CNC मशीनिंग होती है, उसमें हीट ट्रीटमेंट होता है, और उसके जो मेन प्लेयर्स हैं वो आपके ये ज़्यादा जो कंपनी है ये अनलिस्टेड है, नॉन लिस्टेड है, पब्लिक लिस्टेड नहीं है, तो ये भी सारी वहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स जो है अगेन OEMs को, जो आपके कंपनीज हैं उनको भी दिया जाता है और डीलर्स को दिया जाता है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वहीं पे जाके यूज होती है व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। अब प्लेयर्स को देख लेते हैं वन बाय वन। सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर बहुत बड़ी कंपनी, 11.6 बिलियन तकरीबन इसका मार्केट कैप है। ओवरऑल कोटेड पैकेजिंग बोर्ड्स, अनकोटेड बोर्ड्स, ये सारी जो है कंटेनर बोर्ड आता है जो आप देख रहे हो, इस तरह के बोर्ड्स बनते हैं। फिर आपके कोटेड पैकेजिंग बोर्ड्स हैं जो कि आपके कॉर्नफ्लेक्स वगैरह इस तरह के जो छोटी छोटी कंपनीज के नहीं होते उस तरह के जो पेपर्स बनते हैं वो भी ये बनाती है। फिर आम जो पेपर, जो आप प्रिंटिंग पेपर देख लो, ये सारी बनाते हैं, वो भी सारी इनके यहाँ पे बनती है। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे मेजर बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो आप खुद सोच के देख लो, अगर आपने ऐसी कंपनीज को पिक करना है जो कि ये सिक्लिकल इन नेचर है, लेकिन अगेन ये भी सिक्लिकल इन नेचर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, इनके सारी प्रोडक्शन वगैरह अच्छी जा रही है, तो फिर ये आगे जाके परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं SCPL, जो आपके वो नोट है ना, अब जो आप आपकी जेब हमारे जो वॉलेट्स पे पड़े होते हैं, ये सारे नोट्स बनाने वाली जो कंपनीज आते हैं, सिक्योरिटी पेपर्स के पास ये काम जाता है। और इसके अंदर प्राइस बॉन्ड भी आपके आते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, चेक पेपर्स, आपके पासपोर्ट पेपर, ये सारे बनाने वाली यही कंपनी है। अदर सिक्योरिटी पेपर्स में जुडिशियल, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सारी इनकी कंपनी के काम है। और ये ओवरऑल आपने देख लिया कि ये कंपनी किस चीज़ के लिए है। SPEL ये मेरी टॉप पिक इसमें से एक अभी थी और इसने अभी परफॉर्म भी किया। सो ओवरऑल इसने ऑटोमेटिव पार्ट्स ये अगेन बनाते हैं फॉर गाड़ियों के लिए। इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग होती है फॉर फूड एंड FMG इंडस्ट्री, तो ये नहीं है सिर्फ गाड़ी के लिए बना रहे, तो इनका डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि सेल्स मिक्स जो है ना इनका दोनों साइड पे चल रहा है। 2024 के अंदर 78% ये फूड एंड ओवरऑल FMCG के लिए बनाते हैं और 22% जो है वो तकरीबन ऑटो के लिए है। अब जाके मेरे ख्याल से 2025 में जहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी तो वो थोड़ा सा ऑटो वाली साइड पे भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। मोल्ड एंड डाइज बनाते हैं, कैप्स, इनक्लोजर्स, अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। प्लास्टिक क्रेट्स हैं, जार्स एंड बॉटल्स हैं, ये भी सारी ये कंपनी बनाती है। यहाँ पे देख लें इनके मेजर एंड यूजर्स सारे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। हर किस्म की तकरीबन ये कंपनीज को कवर करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से लेके आपके KFC, मैकडोनल्ड्स, यूनिलीवर, आपकी गाड़ियों में देख लें होंडा है, टोयोटा है, एटलस होंडा है, सुजुकी है, सारी कंपनीज हैं। फिर ये छोटी छोटी जो बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स, ये भी सारी ये बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके पास आ गया पाकिस्तान का पेपर प्रोडक्ट्स, ये थोड़ी सी निस्बतन छोटी कंपनी है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तकरीबन एक्सरसाइज बुक्स जो स्कूल की बनाई जाती है वो बनाते हैं, सेल्फ एडेसिव लेबल्स, प्रो लेबल्स की ये भी चीज़ें बनाते हैं, सेंसिटाइज पेपर्स ये बनाते हैं, फोटोकॉपी प्लॉटर पेपर ये भी थोड़ा सा बनाते हैं। और तो छोटी कंपनी है, इसमें ट्रेडिंग थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एक साल पहले a few of my students bought this पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स और इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। आप चार्ट जाके पिछले साल में देखिएगा, ये होता है फायदा, थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस हल्का सा भी आप अच्छा करो
तो आपको एक आइडिया होता है कि कौन सी कंपनी आगे जाके परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो इसके मेजर प्लेस आप देख लो, यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं मेजर एंड यूजर्स, इस पे देखें पीएसओ, गेट्स फार्मा, ये फार्मास्यूटिकल्स को भी थोड़ी जो चीज़ें प्रोवाइड करती है वो भी यहाँ पे सारी शामिल है। फिर स्कूल के सारे नेम्स आप देख सकते हो, सिटी स्कूल, स्मार्ट स्कूल, सिटीजन फाउंडेशन, एजुकेटर्स, ये सारे यहाँ पे शामिल है। अच्छा, अब ये सारी इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड डिमांड्स आप लोग देख रहे हैं। ओवरऑल एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, ई कॉमर्स का जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो इनका भी काम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसी तरीके से इंक्रीज सिक्योरिटी, पेपर अभी तक देखें करेंसी, पासपोर्ट वगैरह साइड पे हम हैं वैसे, लेकिन एक चीज़ अभी हमें यहाँ पे जेब में रखनी पड़ेगी कि हम डिजिटल की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं लोग, डेबिट कार्ड यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, कैश को कम रख रहे हैं। तो हमें ये कंपनीज की दफा ये भी सोचना पड़ेगा कि कितना मनी सर्कुलेशन है, कितनी प्रिंटिंग नहीं की जा रही है। जाहिर सी बात है प्रिंटिंग जितना पैसा ज़्यादा किया जाएगा, इन्हीं को कहा जाएगा कि आप हमें पेपर प्रोवाइड करें, ठीक है ना। सो डिपेंडेंस ऑफ पेपर एंड बोर्ड प्रोडक्ट्स इज पब्लिशिंग, एजुकेशन, ऑफिस सप्लाईज। तो आप ये भी देख लो कि जब स्कूल खुलते हैं तभी ज़्यादा कॉपीज बिकती हैं, वो भी एक पीरियड है, वो भी चीज़ आपको देखनी चाहिए। राइजिंग प्रेफरेंस ऑफ इको फ्रेंडली एंड रिसाइक्लेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस, तो देख लेंगे कौन सी कंपनीज जो है वो एक अच्छी रिसाइकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ये नहीं कर रही कि पोल्यूशन ज्यादा फैलाई जा रही है, तो उसकी बेस के ऊपर भी काफी हद तक इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। सो रॉ मटेरियल के अंदर ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको ज्यादा नहीं करते। पल्प एंड रिसाइकल पेपर आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट करके जो आप बाकी बाहर से जो चीज रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि कौन सी कंपनी ज्यादा जो है वो लोकली चीजें मंगवा रही है, उसकी बेस के ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए कि जो यहाँ से प्रोडक्ट ले रही है उनके लिए फायदा है। प्राइस वॉलेटिलिटी ज्यादा है, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी जो है वो बहुत जबरदस्त है। और फिर प्लास्टिक जो है मार्केट डायनामिक्स में देखा जाए तो आप ये देख सकते हो कि इम्पोर्टेड आपका कोल यूज होता है, इंडस्ट्री यूज करती है, नेचुरल गैस यूज होती है, क्रूड ऑयल यूज करती है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इनके जो रॉ मटेरियल्स के अंदर आपकी ये तकरीबन 76.6% जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडेड है इस सेक्टर के अंदर। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये प्राइसेस इंटरनेशनली इंक्रीज होंगी तो इनके ऊपर बहुत इंपैक्ट बुरा होगा। यहाँ आपका जो यूएसडी पीक के आ रहा है अगर वो भी इंक्रीज होगा तो उसका भी इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर आएगा। सो अगेन ये चीज आपको जेब में रखनी है कि कोल की प्राइसेस, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इनके ऊपर बुरा इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत क्योंकि हमने देखा है ऑयल की प्राइसेस नीचे थी, यूएसडी के आपका बिल्कुल अच्छा था, तो इस पूरे सेक्टर ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है। हमारी भी पिछले साल के निस्बत कुछ पिक्स थी, इस साल भी के अंदर भी एक दो कंपनी जिसमें SPEL है मैंने बताया था, बल्कि सिक्योरिटी पेपर्स का फराज भाई ने भी अपने एंड से बताया था। तो काफ़ी हद तक हमने इस पूरे सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक्स को पिक करके भी आपको दिया था, उनके रिजल्ट्स काफ़ी फिनोमिनल हैं। पिछले साल 2023 में देखा जाए फिस्कल ईयर तकरीबन 80% रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, अब जो है वो तकरीबन 76.6 है, और जो हमारा फिस्कल ईयर 2025 चल रहा है तो इसमें और निस्बतन कम हो चुका होगा। सो ये सारी आपकी कॉस्टिंग बना थी। एनर्जी कॉस्ट के अंदर अगेन इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी आती है, इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा आप बिजली यूज़ करेंगे उतना भी अगेन आपको पता होना चाहिए कि बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी तो तब भी आपके लिए ज़्यादा मसला है, ठीक। ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगेन मशीनरी कितनी ज़बरदस्त आपकी, कितना प्रिंटिंग कर रही है, कितना नहीं कर रही है, एक आज से 3 साल बाद कितना करेगी, 5 साल बाद कितना करेगी। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा देखना पड़ता है, जो लोग अकाउंटिंग फाइनेंस से आ रहे हैं उनको थोड़ा पता है कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से देखी जाती है। सो ऑपरेशन एफिशिएंसी आसान तरीके में देखने का ये भी तरीका है कि आप मार्जिन को देख लें, जितना मार्जिन बेहतर होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस अगेन सारे काफी ज्यादा सेक्टर्स के अंदर आता है, यहाँ पे भी है। अगर आपकी इंपोर्ट एंड टैरिफ्स अगर आप कंट्रोल नहीं करते, टैरिफ ज्यादा लगाते हैं, ड्यूटी ज्यादा लगा देते हैं, तो फिर ये अगेन रॉ मटेरियल के जो है इनको भी महंगा पड़ेगा। तो ये एक चीज बहुत बड़े मसला है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ये भी थोड़ी होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आप ज्यादा पोल्यूशन ना करें। जैसे भी रिसेंटली लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक की, पंजाब के अंदर स्मोक की, तो जितने भी आगे कोल पावर प्लांट्स हैं उनको रोका गया था कि आप इलेक्ट्रिसिटी ना बनाएं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये ना हो कि आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो उस पीरियड जो है अपनी प्रोडक्शन ही ना कर रही हो। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहिए। अच्छा, कंपिटिटिव लैंडस्केप मार्केट पोजीशनिंग ये देखना पड़ेगा। जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो जो लोकल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं ये सारी आपकी कितनी डिफरेंस वगैरह जा रही है, तो उसकी बेस के ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मेजर प्लेयर्स एंड मार्केट शेयर, इंडस्ट्री लीडर्स, ये थोड़ा सा आप ओवरऑल भी देख सकते हैं। जो सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा फोकस में रखें कि ये जो है दीज कैन बी द बेनिफिशियरी, जिनके मार्जिन ज्यादा है, सॉलिड है, मेंटेन करके चल रही है, वो अच्छी कंपनी रहेगी, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्फ्लेशन की मैंने बात ऑलरेडी कर दी। महंगाई ज्यादा होगी तो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि यार हम जहाँ पे 10 कॉपियां बच्चों के लिए ले रहे हैं, 10 पेपर जो स्कूल जाने के लिए कॉपी ले, 5 में गुजारा कर ले, 6 में गुजारा कर ले, किसी तरीके से कर ले। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन इस सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा अफेक्ट करेगी।
करेंसी डेप्रिसिएशन में हमने बात कर दी। कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रेंड्स जो है वो आप देख सकते हो, सिमिलर टू इन्फ्लेशन, महंगाई से रिलेटेड। अब महंगाई थोड़ी नीचे आई भी है और ऑल द प्राइसेस बढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी अब थोड़ी सी स्टेबल है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है फॉर द कंपनीज। इंटरेस्ट रेट जो है जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लोन ज़्यादा महंगे होंगे, तो ये भी थोड़ा सा मेंटेन है। बाकी मैंने स्वॉट एनालिसिस सारा मैंने कर दिया, ओवरऑल सारी मैंने सिर्फ वैसे भी बता दिए, लेकिन फॉर टाइम पर्पसेस मैंने इसको नहीं पढ़ा, आप लोग इसको खुद से अपने एंड पे देख सकते हैं। जी फराज भाई, बैक टू यू। काफ़ी अगेन लंबा हो गया, लेकिन आई ट्राइड के सारी चीज़ें। तो ज़बरदस्त यार, मेरा बहुत मासूमाना सवाल होता है हमेशा की तरह। तो इनमें से कौन सी कंपनी हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या बेसिकली जो मिड टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं? एक तो आपने सिक्योरिटी पेपर्स को हाईलाइट किया, वो हमने टेक्निकल्स पे लास्ट टाइम भी पिक दी हुई थी। उसके अलावा पाकिस्तान पेपर्स, सेंचुरी। नहीं, पाकिस्तान पेपर्स आई थिंक छोटी कंपनी है, आई थिंक थोड़ी सी बड़ी कंपनी के अंदर हमें चले जाना है। सिक्योरिटी पेपर्स को थोड़ा देख सकते हैं हम, सॉरी सेंचुरी पेपर को भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं। इट्स अ गुड कंपनी, तो इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा देख लें कि फाइनेंशियल साइड से थोड़ा सा लोन वगैरह थोड़ा पिछले से में ज़्यादा था, पर इट्स अ वेरी गुड कंपनी। थोड़ा सा देख के इसके अंदर आम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलें, ग्रेट। अच्छा, हमने अब डिस्कस कर लेते हैं इस दफ़ा जो हम पिछले महीने से कहते हुए आ रहे थे कि रेंज बाउंड एक्टिविटी होगी, कैश पर आ जाना या 25% कैश पे आ जाए, 50% कैश पे आ जाए। उसके बाद फिर जो मेरी सजेशंस हुआ करती थी वो ये होती थी कि ये वाले स्टॉक्स हैं, इनको आप बाय 1 बाय 2 लेवल जो मैंने सजेस्ट किए थे वहाँ पे एक्यूमुलेट कर लें, थोड़ी सी बाइंग कर। सो मुझे लगता है कि अब जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो कैश ख़त्म हो गई होगी। डेफिनेटली 25% कैश थी या 50% थी, सो उन पे बाइंग बन गए कर ली होगी जो हमारे जितनी भी टॉप पिक्स रही हैं पिछले महीने। सो मैं एक दफ़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ और इस दफ़ा हम ये करते हैं कि जो लास्ट मंथ हमने जनवरी में जितनी कॉल्स दी, हमने तकरीबन 17 कॉल्स दी हैं। 6 की TP1 हिट हुई है, 1 का SL हिट हुआ था और 10 अभी तक रनिंग ट्रेड्स है। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सो जो हमारी 10 रनिंग ट्रेड्स चल रही हैं, बजाय इसके कि हम कोई नई कॉल्स है, उन 10 रनिंग ट्रेड्स को ही एक दफ़ा से रिव्यू कर लेते हैं ताकि जिन लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया उनको एक फॉलोअप मिल जाए और वो कॉन्फिडेंटली उन लेवल्स को फॉलो कर सके। सबसे पहले हम चलते हैं जिसका एक SL हमारा हिट हुआ था, PSO का। जिस टाइम मैं ये रिकमेंड कर रहा था, मैंने 2 इसमें तरीके बताए थे। मैंने ये कहा था कि 388 पे या तो बाय कर ले और 360 का SL रख ले, जो बड़ा मिनिमल सा SL था। दूसरी मैंने उसमें एक और तरीका स्ट्रैटेजी ये बताई थी कि अगर आप इसको 380 पे बाय कर रहे हैं, 350 पे और कर लें, 360 पे और कर लें, सो आपकी एवरेज 375 के करीब आ जाएगी। और फिर ये जब बाउंस करेगा लोअर हाई बनाने या डबल टॉप बनाने या एक नई रैली बनाने 425 पे एग्जैक्टली। अगर जिन लोगों ने SL नहीं रखा हुआ इसका, पहली बात तो ये, अगर SL 360 पे हिट हुआ तो राइट नाउ आपको ये 335 से 340 के दरमियान मिल रहा था। इसका ये मतलब है कि आपने अपने 20-25 रुपये बचा लिए, आप दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने कहा था कि अगर आपने इसको एक्यूमुलेट करना है तो अब इस टाइम हालत से आपकी एवरेज 375 के करीब होगी। सो कभी भी सिंगल टॉप नहीं लगता, हमेशा यहाँ से एक बाउंस आ सकता है जो कि एटलीस्ट बर्स करें। अगर ये इसका टॉप भी है 466, हम कहते हैं इसने हाई लगा दिया, सो यहाँ से एक बाउंस ज़रूर आता है जो लोअर हाई के लिए बनेगा, जो 415 से 425 के दरमियान एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे सेल। और वैसे उम्मीद तो यही है कि अपने ये हाइस को जाके टेस्ट भी करे और उसको ब्रेक भी करे इसी साथ। सो ये एक ट्रेड हो गई आपकी PSO की, जो अभी जिन लोगों ने SL नहीं हिट कराया उनकी रनिंग चल रही होगी, जिन्होंने SL कराया उनको डिस्काउंट पे दोबारा मिल रहा होगा। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टिल इसमें पोटेंशियल है, यहाँ से बाउंस करके 415, 425 इस रीजन को जाके टेस्ट करें। हमारे टेक्निकल्स के ऊपर यहाँ से एक बाउंस तो एक्सपेक्टेड है,
फंडामेंटल कोई ऐसी चेंज आई है जिसको लेके लोग परेशान होते हैं। वैसे यूजुअली पीएसओ को लोग अपने पोर्टफोलियो में लंबे अरसे के लिए रखते हैं, 5-5 साल, 10-10 साल के लिए। और अगर 1 महीने के लिए नीचे आ जाता है तो ये क्या इसमें परेशानी वाली बात है अभी, या स्टिल इनके पास होल्ड होना चाहिए? नहीं है, परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं है। जैसे लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल ये 200 के पास मैंने खरीदवाया भी था जब मैंने हबको से शिफ्ट करवाया था कि आप हबको से जो है ना शिफ्ट करके आप इस साइड पे आ जाओ पीएसओ के अंदर। काफ़ी बेहतरीन आपको मार्जिन्स वगैरह इसके बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें वैसे ही हमने जो लास्ट टाइम में डिस्कस की थी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो सेक्टर पूरा कवर किया था कि ओवरऑल इनकी सेल्स जो है वो रिकवर करेंगी। ऑयल जैसे बहुत अच्छे से आपके जो तेल महंगा, मतलब आपके पेट्रोल वगैरह महंगा हो रहा था, तो जाहिर सी बात है लोग फिर गाड़ी में हेजिटेट करते हैं डलवाने से। तो कुछ अरसे बाद अगेन वो पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है, जो कि अब इस साल पिछले साल में हो चुका था और उसकी बेस के ऊपर जो है उसने परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर दिखाई थी। सो वो चीज़ और आगे जो है मार्जिन्स भी इनके अगेन इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगेन एक्सपेक्टेड यही है कि ये आगे जाके भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। ये गिरा शायद इसी वजह से ही है कि अभी नेगेटिव इसका क्वार्टर का जो रिपोर्ट है वो तकरीबन थोड़ी सी नेगेटिव आई है। ओवरऑल जो है -6 इसका ईपीएस है अगर पिछले 12 महीने को देखा जाए। ठीक हो गया अमार। अमार, फिर एक और हमारी रनिंग ट्रेड चल रही है अटक रिफाइनरी की। और अटक रिफाइनरी जो हमने लेवल सजेस्ट किए थे, एक तो मैंने 636 का कहा था, दूसरा मैंने कहा था कि 580 पर आए। अगर आप इन दोनों लेवल्स के ऊपर कहीं बाइंग करते हैं तो आपकी आई थिंक 605-600 की एवरेज होगी। इस टाइम 568 चल रहा है, स्टॉप लॉस 526 का है। वंस अगेन सेम पैटर्न, एक सिंगल टॉप लगा हुआ है 773 का, और यहाँ से हम बाउंस कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये लोअर हाई बनाए या दोबारा जाके अपने हाइस को टेस्ट करे। बाउंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जिन लोगों ने इसमें पोजीशन बिल्ड की है, वंस अगेन टेक्निकल्स के ऊपर उसमें परेशानी की बात नहीं है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो उसको देखेंगे, हिट करा दें तो आपके पास जब पैसे खुल जाएंगे तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। फंडामेंटल्स मेरे ख्याल में टेक्निकल से ज़्यादा अटक रिफाइनरी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम हमें अमार बता रहे थे कि पर शेयर 750 के हिसाब से इनके बैंक अकाउंट में कैश पड़ी थी अटक रिफाइनरी की। अमार, अभी तक पड़ी है, खा पी तो नहीं गए? तो इन्वेस्टर्स हैं उनको बने भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक इनका जो है कैश अवेलेबल है, ऑल्दो रिफाइनरीज़ के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी है। लेकिन ये पिछले जो अभी 2-3 महीने के अंदर जो इनके रिजल्ट्स आए हैं, एक सबसे बड़ा, जितने भी हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनका शिकवा ये होता है कि शिकायत ये होती है कि बेसिकली ये जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज होती हैं, ये जब किस टाइम पे तेल की ऑयल को परचेज कर रही होती है वो एक आइडिया नहीं होता। तो वो जब क्वार्टर का रिजल्ट आता है फिर एक आइडिया होता है कि इस टाइम पे ये इस रेटों के अंदर इन्होंने जो बाय किया था उसका एक आइडिया लगाने के बाद पता लगता है कि इन्वेंट्री लॉसेज हुए हैं कि इन्वेंट्री गेन्स हुए हैं, ठीक है। तो ये पिछली दफा जो एक्सपेक्टेड था ATRL का, उससे कई जो फाइनेंशियल एनालिसिस जितने भी एस्टिमेट कर रहे थे उससे थोड़ा सा निस्बतन इसका रिजल्ट कम आया, इसी वजह से हो सकता है ये नीचे गिरा। वैसे अगर देखा जाए हमने तो इसकी कॉल बहुत पहले दी थी और तब जो था ये काफ़ी नीचे था। अभी तक जो उस बाय कॉल से अगर देखा जाए फिराज, तो आई थिंक अभी भी ये ऊपर परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से व्हेन यू आर कंबाइनिंग फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, आप अगर साथ कंबाइन कर भी सकते हो तो फिर बहुत अच्छा होता है आपके लिए। आपको अच्छी प्राइसेस पे मिल भी सकता है, आप अच्छी प्राइस पे उसको थोड़ा सा बुक भी कर सकते हैं। सो अमार, आसान लफ्जों में परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं इतना परेशानी। अच्छा, एक चीज ज़हन में हमें रखनी पड़ेगी, रिफाइनरीज की जो अपग्रेडेशन पॉलिसी है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। ये चीज़ भी थोड़ा सा इस पे मैटर कर रही है। अगर जो लोग बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा डरते हो तो आप बेसिकली फिर इस पॉलिसी का वेट कर लें, नहीं तो किसी और सेक्टर में भी जा सकते हो। अगर वो सिचुएशन को आपने मद्देनजर रखना है तो आई सजेस्ट कि किसी और सेक्टर में चले जाएं, वरना फिर आप टेक्निकल की बेस पे या इस तरह भी आप इन्वेस्टमेंट करें। ओके माँ, फिर इसके बाद है TRG। ये हमने जिस टाइम जो ट्रेड कर रहा था 69 पे था और मैंने कहा था कि इसको 61-60 के करीब बाय करें, अदरवाइज ना करें। बाय लिमिट पेंडिंग ऑर्डर, नीचे आएगा तो बाय करेंगे। ये ऑर्डर अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ तो बाय लिमिट स्टिल इंटैक्ट है। वहीं पे आई इसी जोन में 60-62 वहाँ पे बाय करें और स्टॉप लॉस आपका 51 का होगा। एंड देन आप एक्सपेक्ट करें TP1 75 की और फिर 72-80 के करीब TP2 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 84 से 88 के करीब, इतना आप TP2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा TRG पे भी बाइंग बैक चल रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है अभी?
नहीं, वही बायबैक वाली स्टोरी है इसके अंदर। तो बाकी तो इसके मुझे फंडामेंटल वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ये एक वो स्टॉक है जो कि आपको पता है कि जब इसको चलाया जाता है तो फिर इसको चलाया जाता है। सो दिस इज दैट स्टॉक। अभी भी ये ट्रेंड कर रहा है, हमारा हायर हाइज एंड हाई लोज है, बस एक डाइवर्जेंस की वजह से साइडवेज हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहीं नीचे आएगा इस रीजन में, वहाँ बाय बनती है। सो ये जो कंपनी जो मार्केट में, आई थिंक ये मार्केट से ऊपर इनकी डील हुई हुई है, 75 के करीब कंपनी बायबैक कर रही है। कंपनी बायबैक कर रही है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक बायबैक तो चल रहा है इसका। रेट याद नहीं है इसका। अच्छा चले। फिर इसके बाद है हमारा हैस्कोल। ये कंपनी डिफॉल्ट सेगमेंट में है। टेक्निकल्स के ऊपर हमने इसको पिक करने की कोशिश की थी और इसमें ये सजेस्ट किया था कि 31 जैन के बाद से ये हो सकता है अपना ट्रायंगल को ब्रेक कर दे और फिर ये रैली करे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये टेक्निकल्स के ऊपर जो उसकी रेजिस्टेंस बनती हुई आ रही थी वही है। और अगर ये कहीं नीचे मिलता है, लेट्स से 11.5, 10.94 इतने के करीब कहीं मिलता है, तो इसी रेक्टेंगुलर साइडवेज के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय करें और फिर इंतज़ार करेंगे ये अपने ट्रायंगल को ब्रेक करे और फिर रैली करे। सो या तो ब्रेकआउट में बाय करना है या नीचे आए उधर बाय करना है। सो ये ट्रेड भी इंटैक्ट है, इसका भी एसएल नहीं हिट हुआ। हमारी हैस्कोल के ऊपर अगर कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। तो हैस्कोल तो बेसिकली हमारा पहले जो सिनेरियो चला था वही है। बेसिकली जो एक कंपनी इसको एक्विजिशन बाद ये हो रही है कि एक्वायर करके तो उसको डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग में जाएंगे। अगर वो डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग में जाएंगे तो हल्का फुल्का इसके अंदर एक्टिविटी नजर आएगी। वैसे तो हालात इसके फाइनेंशियली खराब नहीं। चले फिर हमारी एक और कॉल चल रही है, रनिंग ट्रेड बाय वन PSX। हमने 27.54 पे बाय वन कराया, फिर आधा का आधा 25.25 पे बाय करे। अब एवरेज आपकी 26.25 की होगी। राइट नाउ 25.25 चल रहा है। इसका एसएल 2171 के करीब है, 21.71। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस करे, 33 के करीब जाए। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बड़ी अच्छी ट्रेड बनती है। ये जो गैप था ये फिल हो चुका है। और जब ये चल रहा था कोई 30s के करीब, उस टाइम कहा था कि नीचे आए तो बाय करें, उसी टाइम नहीं बाय करे। सो ये ट्रेड भी इंटैक्ट है और अभी तक रनिंग में है। और इसका एसएल अगर हिट होता है टेक्निकल्स पे ऊपर तो मेरे ख्याल में क्लोज कर देना चाहिए। हमारे PSX में कोई अभी पिछले 2 हफ्ते में कोई चेंजेस ऐसी आई है कि परेशानी वाली बात हो? नहीं, एज फार एज आई नो कि पिछले 2 हफ्ते में तो ऐसी कोई बात इसमें स्टॉक में नहीं आई है। और ये परफॉर्म बहुत ज़्यादा कर गया है, जो कि हमने तकरीबन 22 पे तकरीबन कॉल दी थी। ये 40 को हिट करके दोबारा वापस आया और रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त इसने मेंटेन किया था। 44% का इसका रेवेन्यू था। अर्निंग्स बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। हाईएस्ट बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ आपकी जो स्टॉक मार्केट इस टाइम रैली कर रही है, उसके अगेन काफ़ी ज़्यादा लोग जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसका बेनिफिट ये ले रहे हैं। अगेन जो न्यू ऑप्शंस वगैरह हो रही है, न्यू IPOs वगैरह हो रहे हैं, उसकी फीस वगैरह वो सारा कुछ जो है वो ये कंपनी के बाद सारा बेनिफिट जाता है। तो ये मोनोपली वाली कंपनी है। इसके बाद मोनोपली है ऑल ओवर द बिजनेस। तो मेरी तो ये फेवरेट है, आप कह लें वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स। और इसने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर भी लिया है, मुझे तो घबराने की जरूरत। अच्छा, हमारे यहाँ पे सेंटिमेंट्स की भी बात करें। जिस टाइम ये 37 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और नॉन स्टॉप 22 से आपकी हाईलाइट थी, ये 22 से उसी 4 दिनों के अंदर ये 22 से 37 तक चला गया था। 37 पे बहुत अच्छा लग रहा होगा लोगों को। जो एक रिटेल ट्रेडर की सोच होती है ना, बढ़ रहा है यार मैं खरीद लूँ, मैंने मिस कर दिया, जिसको फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अब इसी टाइम जिसने 36 रुपये पे 37 रुपये पे खरीदा होगा ना, वो इस टाइम 25 रुपये पे इसको नफरत हुई हुई होगी इस कंपनी से। और ये वो टाइम है जहाँ पे खरीदना चाहिए इसको। तो हमेशा इमोशंस के अगेंस्ट चले। और अब फंडामेंटल्स मेरे ख्याल में कोई चेंज नहीं है। करेक्शन बहुत ज़बरदस्त आ गई है। जो हमारे सजेस्टेड लेवल्स थे वहाँ पे बाय अगर आप करते हैं, रिस्क बहुत कम है एंड देन रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इस ट्रेड के ऊपर। और ये मैं आप लोगों को पहले ही कहता आ रहा था कि ये मार्केट नीचे आ रही है, फ्रस्ट्रेट करेगी। सो ये वैल्यू बाइंग्स बनती है। ये वो अच्छे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली भी इसको बैक करते हैं टेक को यहाँ पे। तो इन स्टॉक्स में बाइंग पोजीशंस बनती हैं। अच्छा हमार, फिर इसके बाद सिनर्जी वाली मेरी कंडीशनल ट्रेड थी जिसमें मैंने कहा था कि भाई हाई ब्रेक हो तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। सो ये भी इंटैक्ट है। 8.15 ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। अगर ब्रेक होता तो फिर बाय करते। सो ये ट्रेड को भी अभी तक नज़र में ही रखें। 8.15 ब्रेक होगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो आगे चलते हैं। आज हम दोनों के पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। मैं अभी अभी पहुंचा हूँ कराची ट्रैवल करके, और हम दोनों का, अमार का भी 11 बजे सेशन है और मेरा भी 11 बजे सेशन है। सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं अभी। और
काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमार फिर हमारे पास सिक्योरिटी पेपर्स है। ये वाली कॉल हमारी इंटैक्ट है। इसमें ब्रेकआउट लगा और ऊपर गया, उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 173 पे आ गया। अगर ये नीचे कहीं और मिलता है 161, तो ये अच्छी आपकी एवरेज 165 के करीब की हो जाएगी, स्टॉप लॉस 154 का। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 200 और 220 को फिर आगे जाके टेस्ट करे। ये ट्रेड भी हमारी इंटैक्ट है। उसके बाद इमेज पाकिस्तान टेक्सटाइल में ये हमने जिस टाइम ये चल रहा था 22 के करीब, मैंने कहा था कि नीचे आए तो बाय करें। 19.4 इसकी पहली बाइंग जोन बनती है, 18.4 दूसरी बनती है, स्टॉप लॉस आपका 17.6 का बनता है। अभी जैसे PSX का सेटअप है, जैसे अटक रिफाइनरी का है, जैसे PSO का था, ये भी वैसे ही सेटअप है कि आप एक्सपेक्ट करें कि ये बाउंस करे लोअर हाई के लिए। तो 22 इसकी TP बनती है। हमारे इसमें कोई फंडामेंटल चेंज अभी तक नहीं, इसमें अगेन इमेज इज़ अ वेरी गुड कंपनी, ऑलरेडी हमने बात की थी। इसने ये थोड़ा बहुत नीचे जो आया था, इसने राइट इश्यूज़ किए थे और फिनोमिनल ग्रोथ, फिनोमिनल गेन्स नज़र आ रहे हैं। ई-कॉमर्स में वो जा रहे हैं, डिजिटल के ऊपर ज़्यादा सेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगेन मुझे बहुत ज़बरदस्त कंपनी लगती है। चलें, ज़बरदस्त। हमारे फिर इसके बाद सिक्योर लॉजिस्टिक्स, ये लास्ट वीक की हमारी पिक थी। इसमें भी जो सजेस्टेड बाइंग जोन है 13.5 से लेके 14 की, वो टेस्ट ही नहीं हुई। अगर होती है तो फिर इसको बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस इसका 12.27 का है और इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18.26। जिस तरह मार्केट साइडवेज और रेंज में चल रही है, ये वाले सारे स्टॉक्स रेंज में चल रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब भी ये इन सपोर्ट जोन को टेस्ट करती है तो यहाँ पे वैल्यू बाइंग बनती है इन स्टॉक्स की। इसी तरीके से बैंक BML, ये एक छोटा स्टॉक, ये ऑल्दो परफॉर्म कर गया। लास्ट वीक हमारी इस पर कॉल थी, ये नीचे नहीं आया, बाय वन पे आता तो इसको बाय करते। सो अब ये TP की तरफ जा रहा है, स्टिल ट्रेंड कर रहा है हायर हाइज एंड हायर लोज, और ये लग ऐसे रहे कि ये जल्दी जाके अपने 4.43 और 95 को जाके टेस्ट करता है। सो ये जो हमारी रनिंग ट्रेड चल रही है, मैंने एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। और जो लोग इनके ऊपर पोजीशंस बना के बैठे हैं, इन स्टॉप लॉस को फॉलो करें और मुझे उम्मीद है स्टॉप लॉस में हिट होंगी और इंशाल्लाह TP से हिट होंगी। और जैसे हमने सजेस्ट किया हुआ था कि ये आपका कंसोलिडेशन फेज होगा, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, इतनी जल्दी TP हिट नहीं होगी। सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप लोग पोजीशंस बिल्ड करते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि चीज़ें परफॉर्म करें। फंडामेंटल मैक्रोस के ऊपर अमान ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, कोई ऐसी चेंजेस नहीं है घबराने वाली, या इन स्टॉक्स की कोई फंडामेंटल ऐसी कोई बड़ी चेंजेस नहीं है। सो ओवरऑल सब कुछ ठीक चल रहा है। अमार, बैक टू यू। मेरे ख्याल में अब ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डॉलर और पाउंड, आप इतनी देर ये इसको खोल लें, मैं इसका थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये बेसिकली BML जो है, वो अगेन इसलिए भी परफॉर्म किया जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके अंदर स्टोरी चल रही है जो बेसिकली जो केस चल रहा था बैंक के अंदर, तो इसकी फेवर में आ गया है और उसकी वजह से मुझे लगता है वो स्टोरी तो बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रही है। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को अभी कर लूँ कि आप बता दो पहले, फिर मैं साथ साथ थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। सही है। हमारे लास्ट वीक मैंने गोल्ड में मैं इतना पॉजिटिव नहीं था कि 2830 मुझे लग रहा था हाइस लग गए, और उसके बाद इसने बहुत अच्छी रैली, यहाँ पे था उस टाइम 2800 पे, और मुझे लग रहा था कि ये एक दफ़ा नीचे आएगा तो फिर इसको बाइंग करें। 2771 तक आया तो सही, लेकिन और ज़्यादा नहीं आया। वहाँ पे फिर बाइंग बनती थी अच्छी 2740-35 की करीब। एनीवेज बढ़ गया। राइट नाउ इसके ऊपर बहुत अच्छी एक डाइवर्जेंस बनी हुई है जो मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी सिंक नहीं होने वाली। सो मैं अभी फ़िलहाल गोल्ड में इन लेवल्स के ऊपर इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। इसको अच्छी मेजर एक करेक्शन लेनी है और फिर ये परफॉर्म करेगा। और सीजनल्स के ऊपर भी फेब टिल मिड ऑफ फेब के करीब तक ये परफॉर्म करता है, उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। सो मिड ऑफ फेब हमारे सर पर है और लग ऐसे रहे कि यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड को अब रुकना चाहिए। 1 आवर के ऊपर भी डाइवर्जेंस है, 4 आवर पे भी इसकी डाइवर्जेंस आ गई है। सो करेक्ट होके कहीं नीचे मिल जाए मुझे 2780 पे या 2775 पे, तो वहाँ पे एक अटेम्प्ट बनती है इस हफ्ते के लिए 2775 पे बाय करके, और स्टॉप लॉस 2750 का रखें और एक्सपेक्ट दोबारा करें कि फिर ये आपको रिस्क रिवॉर्ड 1 to 2 एटलीस्ट दे दे। क्योंकि स्टॉप लॉस आप अगर $25 का रख रहे हैं तो 25 ही की TP बन रखे हैं, एंड देन $50 की रखें तो 2825। सो ट्रेड बड़ी आसान सी होगी मेरे लिए कि मैं 2775 पे जब ये आए इस जगह पे तो मैं बाय करूं,
स्टॉप लॉस मेरा 27,750 के करीब होगा और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये दोबारा 28-25 को हो जाए। तो मेरे लिए गोल्ड बाय ऑन डिप है, लेकिन काफ़ी नीचे फ़िलहाल। करंट प्राइस से $75 नीचे मिलेगा तो मैं अटेम्प्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा। हमारे गोल्ड पे कोई फंडामेंटल चेंजेस? अच्छा, फंडामेंटली सारों का इकट्ठा बन जाएगा। गोल्ड का देख लें, डॉलर का इंडेक्स का देख लेंगे, या आप नैस्डैक को भी देखोगे, तीनों में एक मेजर फैक्टर्स वही चल रहे हैं। इस वीक के अंदर जो है बेसिकली 2-3 वीक से जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट न्यूज़ हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ द ट्रम्प के टैरिफ, ठीक है। अब जितना वो टैरिफ लगा रहा है, जो कि जो उसने पहले अनाउंस किया था कि मैं कनाडा के ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा, मैं मैक्सिको के ऊपर भी लगाऊंगा, मैं चाइना के ऊपर भी लगाऊंगा, उसकी बेस के ऊपर गोल्ड रैली कर रहा था। तो ये जेब में रखे, जब भी आपके टैरिफ लगाए जाएंगे, वो जाहिर सी बात है वो कंट्री जो है इम्पोर्ट उसकी कम हो जाएगी उस यूएसए के अंदर। जब आप कम होगी तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लेके जाते हैं, और वो गोल्ड जो है ये सबसे बड़ा दुनिया में सेफ हेवन काउंट होता है। तो जब तक ये आपके टैरिफ चल रहे थे, गोल्ड आपको बहुत तेजी से ऊपर मूवमेंट दिखा रहा था। इस वीक के अंदर एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीक मैंने मंडे वाले दिन अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको हमारे कॉल्स के अंदर बताता होता हूँ ओवरऑल कि ऑल्दो मैं काफ़ी अच्छे से नहीं बता रहा था, लेकिन ये मैंने रिवाइव अब किया और मैंने उनको इस वीक के अंदर सारी कहानी बताई कि आपके जो टैरिफ की न्यूज़ होगी वो सारी मार्केट को हिलाएगी। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा के साथ मिलके एक बातचीत हुई है उनकी, और उन्होंने एक मंथ के लिए इसको सस्पेंड कर दिया। टैरिफ की पहले उसने टैरिफ लगा दिए थे, और उसने अब उसको कहा कि हम 1 महीने और थोड़ा सा देखते हैं, जजमेंट करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन करेंगे। उसी के बेस के ऊपर गोल्ड आपका नीचे आया, ठीक है। डॉलर भी नीचे आया, क्योंकि डॉलर जब टैरिफ लगाए जाते हैं तो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, कैनेडियन डॉलर वीक हो जाता है, क्योंकि कनाडा के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। चाइना की करेंसी वैसे ट्रेडेबल इतना ट्रेड नहीं करते, तो यही सिनेरियो चल रहा था। डॉलर पहले ऊपर गया, ट्रम्प की न्यूज़ आई, डॉलर नीचे आया, और गोल्ड भी इसके साथ नीचे आया। और गोल्ड की वजह भी यही होती है कि लोग उसके अंदर सेफ हेवन बन जाते हैं। इस टाइम पे यही सिनेरियो चल रहा है, और आगे भी जितनी भी टैरिफ की बातें होंगी वो अब जब तक क्लियर पिक्चर नहीं आएगी, ये मार्केट आपको ऐसे ही वॉलेटिलिटी में नजर आएगी। सही हो गया हमारा गोल्ड में मैं इतना पॉजिटिव नहीं बता दिया। अब जीयू में भी मैं अभी फ़िलहाल बाइंग साइड पे नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये पाउंड यूएसडी को बाय अभी नहीं करना चाहिए। यहाँ ये सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे जाएं, यहाँ से बाउंस करता है लोअर हाई के करीब, लेट्स से 1.24400 पे, तो यहाँ पे शॉर्ट अटेम्प्ट बन रही है। स्टॉप लॉस चाहे आप 1.25 का रख लें या 1.2557 का रख लें। टीपी आपकी पे 1.23143 की होगी। सो सेल ऑन स्ट्रेंथ जीयू की जो मुझे लग रहा है कि लोअर हाइस बने, यहाँ पे शॉर्ट करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये नीचे जाएगा। इसके अलावा जो हमारे साथ इस हफ्ते हुआ वो इथेरियम पे बहुत मैसिव ड्रॉप आया इसके ऊपर, इथेरियम के ऊपर। ये जो सपोर्ट जोन टूटी, जो हमारी बाइंग जोन थी तकरीबन $3,000 और $2,900 की, वो ब्रेक हो के ये सीधा 2100 तक, जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी, जो इसकी डबल बॉटम डिफाइन हुआ था, उसी सपोर्ट से ये बाउंस किया। अब जिनके पास इथेरियम है यहाँ पे, वो चाहें तो जब ये बाउंस करता है $3,000 के करीब, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, तो आप एक दफ़ा एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट लेने के बाद यहाँ पे इसको अब कंसोलिडेट होना चाहिए, क्योंकि अब ये बेयरिश ट्रेंड ख़त्म अभी तक ऐसे नहीं हुआ। जब तक इसकी कंसोलिडेशन यहाँ पे पूरी ना हो जाए, फिर ये रैली करेगा। सो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3500 को ब्रेक करे और जल्दी जाके 4000 4800 को, उसमें अब थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसकी कंसोलिडेशन अब होनी चाहिए और फिर जाके ये उन टारगेट्स को मीट करे। जिसके पास होल्डिंग पावर है, स्टिल जल्दी नहीं है, इंतज़ार कर सकते हैं, तो वो होल्ड करें, और जो चाह रहे कि वो स्विच करें फ़िलहाल पोजीशंस को, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये बाउंस करे 3032 के करीब, वहाँ एग्जिट ले लें एक दफ़ा, दिन दोबारा नीचे आएगा 2300 2400, फिर वहाँ पे पोजीशन बिल्ड करके फिर दोबारा से इसको राइड कर सकते हैं। सो फिलहाल इथेरियम ने हमारी कहानी को ख़राब कर दिया। इसको रैली करना चाहिए था, नहीं किया। अब कंसोलिडेशन में आ जाए तो फिर उसके बाद हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BTC बाय द वे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि रेंज में ही रहेगा, वो उसी तरीके से रहा, और अपनी सपोर्ट को इंटैक्ट रखा, जो कि इसकी 91,000 की बन रही थी, और फिर बाउंस किया। सो स्टिल ये इसी रेंज में है जब तक ये 110 को ब्रेक नहीं करेगा। मुझे लगता है मार्च के करीब कहीं फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल्स में भी बहुत अच्छी बाइंग नज़र आना शुरू हो। सो फिलहाल क्रिप्टो की कहानी BTC के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि रेंज में को ब्रेक करे और उसके बाद फिर राइड करे। उसके अलावा
थिंक नैस्डैक हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमेशा से इसके ऊपर बुलिश ही रहे हैं। सो फिलहाल बुलिश ही नज़र आ रहा है। और बुलिश में थोड़ी सी कहानी इसमें भी ऐसी लग रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मार्केट को रेंज बाउंड बना दिया गया इंडेक्स को, इसमें भी काफ़ी हद तक रेंज बाउंड चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, ये इससे हाइज नहीं ब्रेक हो रहे और ये यहाँ पे जो सपोर्ट है इसके ऊपर लंबी लंबी विक्स बनी हुई है। इसका ये मतलब है नीचे से बाइंग आती है, लेकिन बाइंग पावर इतनी नहीं है कि वो इस रेजिस्टेंस को जाके ब्रेक कर सके। ऑल्दो अभी तक आपकी ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया, हायर लोज इंटैक्ट हैं। जो आपकी इस टाइम बन रहा है 20,535 का, पहले हमने 20,250 के ऊपर इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ था और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 24 तक जाए इस साल। सो स्टिल इंटैक्ट है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग आते हैं, इसमें इसको ट्रेड अगर कोई पिक करना चाहे तो राइट नाउ तो ये इसी सपोर्ट जोन जो 21,000 से लेके 20,800 का यहाँ पे बाइंग बनती है और 20,500 का एसएल, यानी कि 300 पॉइंट्स का एसएल और फिर राइट को एक्सपेक्ट करें। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो बड़ा मैसिव ड्रॉप आ रहा है एंड देन फिर उधर तक ही वापस जा रहा है। प्योर रेंज बाउंड एक्टिविटी विद इन 1000 पॉइंट्स। सो इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए बाय लिमिट सेल लिमिट के ऑर्डर्स लगा के। सो ओवरऑल आपका BTC रेंज बाउंड लग रहा है, नैस्डैक रेंज बाउंड लग रहा है, इथेरियम में कंसोलिडेशन आनी चाहिए, GU सेल ऑन स्ट्रेंथ, गोल्ड नीचे मिलेगा तो बाय करेंगे। सो ओवरऑल कंक्लूड करूँ ग्लोबल मार्केट्स को तो वो ये कहानी है। जी अमार। अच्छा, एक काम छोटा सा कर दें, आपने नेटफ्लिक्स का चार्ट और वॉलमार्ट का चार्ट यहाँ पे दिखाएं जरा लोगों को, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग ये हो कि ओवरऑल जो अगर आप मार्केट को देख रहे हो कि मार्केट आपकी बहुत रेंज बाउंड हुई हुई है, तो आप ये देखें कि जो कुछ स्टॉक्स हैं कि कितने ज़बरदस्त वो परफॉर्म करें। ये नेटफ्लिक्स का चार्ट है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, ठीक है। अब इसी का वॉलमार्ट का दिखा दें। अब नेटफ्लिक्स और वॉलमार्ट दो डिफरेंट कंपनीज हैं। एक जो है वो होलसेल के बिजनेस में है और एक नेटफ्लिक्स जो है वो IT कंपनी है। बेसिकली नेटफ्लिक्स सबको ही पता है कि वो क्या करती है। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अच्छी कहानियां पता हो कि बेसिकली किसी कंपनी के अंदर अच्छी कोई चीज़ अच्छी इस टाइम स्टोरी चल रही है, या उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया, या अपने कोई बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन वगैरह करी, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको थोड़ा सा पिक करना होता है और यही चीज़ है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर हम जो चीज़ें सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये सिखाते हैं कि आपने मार्केट के अंदर कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। तो टेक्निकली आप ढूंढ लें तो देख लें फराज भाई की अभी भी ट्रेड्स बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मैंने नेटफ्लिक्स का पहले भी बताया था कि मेरी पिक थी, वो अभी तक उसने बहुत ही बेहतरीन करी है, बल्कि 40% 1-1.5 महीने में परफॉर्म कर चुका है। इससे ज़्यादा और क्या बेहतर चाहिए, ठीक है। चले तो फॉर दैट आपने 2 हफ्ते पहले भी हाईलाइट किया था और वहाँ से भी ये 10% ऊपर चला गया 2 हफ्ते के अंदर। सो बेहतरीन। और अगेन वही बिजनेस वाइज जो है वो अपनी बेसिकली इसमें भी कहानी चल रही है कि वो अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो महंगी कर रहे हैं। बैड थिंग फॉर पीपल जो कि नेटफ्लिक्स देखते हैं उनके लिए बुरा है, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ ये चीज़ जो है, सब्सक्रिप्शन का वर्ड ना यूज़ किया करें, बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं। सही है, ठीक, ओके। चले on that note, आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, सबा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।